हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्क डन का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो एग्जाम में आता भी होता है। जैसे वर्क डन फॉर क्या करने जा रहे हैं, अपने लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं। सभी आ जाओ बच्चों क्लास में। बीएससी बीएड सेकंड ईयर एंड बीएससी सेकंड ईयर नॉर्मल स्टूडेंट्स, आप सभी मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट क्लास में आ जाओ फटाफट। अपने आज क्या करने शुरू करने जा रहे हैं, वर्क डन फॉर वर्क डन, काफी बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क डन फॉर एडियाबैटिक कंडीशन के लिए, वर्क डन फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए, हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए। और आपको पता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सिस्टम क्या होता है। मैं ये प्रीवियस लेक्चर में ये वाली बात आपको समझा चुका हूं, आपने ये क्लियर कर ली होगी बच्चों। जिसको नहीं पता मेरे प्रीवियस लेक्चर लगा लो। बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं कि एक चीज की मैं गारंटी देता हूं आपको, जितना मैं करवाऊंगा उससे बाहर एग्जाम में एक सिंगल वन क्वेश्चन भी नहीं आएगा, सिंगल वन भी क्वेश्चन। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनमें मैटर बहुत ज्यादा दे रखा है, अपने को उतना मैटर नहीं पढ़ना, जितना करवा रहा हूं उतना करना है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना है, अकॉर्डिंग टू हमें 5 ईयर जो हमारे पेपर में जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, हमें उस तरीके से काम करना है। कई बार क्या होता है कि हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें मैटर बहुत ज्यादा दे रखा होता है, वो मैटर आपके एमजीएसयू सिलेबस के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होता, वो मैटर बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के अकॉर्डिंग वो बुक बनती है और उस बुक में मैक्सिमम मैटर दिया होता है। कुछ बच्चों को शौक होता है तो वो मैटर सारा पढ़ सकते हैं, एनीवन डजंट मैटर। कई बार ज्यादा पढ़ने का शौक होता है। तो मैं आपको बात बता दूं बच्चों, ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन जितना मैं करवाऊंगा, करवा बिल्कुल आराम से रहा। मैं मानता हूं कि हमारी सिलेबस जो करवाने की जो स्पीड है वो बिल्कुल आराम से अपने चल रही है। एक बात और तुम्हारे लिए खुशखबरी एक और है, मैं तुम्हें प्रॉपरली नोट्स भी देने वाला हूं। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं यहां से वीडियो देख करके, वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना पा रहे, कोई ऐसा चांस बनता है और कोई एक्स्ट्रा कोई थ्योरी तुम्हें चाहिए, तो मैं तुम्हें उसके हैंड रिटन नोट्स भी तुम्हें देने वाला हूं। जैसे जैसे बच्चों को हम करवाते हैं तो वैसे वैसे बच्चे नोट्स बनाते हैं। वो सारे जो मेरे खुद के नोट्स हैं वो सारे तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। बच्चों निश्चिंत हो जाओ, ये चिंता मत करना कि सुमित सर फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स नहीं देंगे, है ना। बच्चों को नोट्स का लालच होता है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हें नोट्स क्या, मैं तुम्हें सारी चीजें दूंगा, तुम्हें वीडियो लेक्चर भी दे रहा हूं, साथ साथ तुम्हें नोट्स भी दूंगा। और तुम जब एग्जाम में बैठोगे ना, तब तुम्हें फील होगा कि वाकई में जो सर ने बात बोली थी वो बात पूरी हुई है। क्योंकि तुम्हारा बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, तो तुम्हें शायद पता नहीं है कि जितना मैं करवाता हूं उससे बाहर एक क्वेश्चन, सिंगल वन क्वेश्चन भी नहीं आता, सिंगल वन क्वेश्चन भी ये है। अगर एग्जाम के 2 दिन पहले भी तुम मुझसे पूछ लोगे सर ये बता दो कि इसमें क्या क्या आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं गारंटी देता हूं कि उससे बाहर नहीं आएगा। पूरा पेपर, आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, चाहे वो ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चंस हो, चाहे आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हो, चाहे आपके वेरी शॉर्ट टाइप के, लघुरात्मक, अति लघुरात्मक, निबंधात्मक, सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। बशर्ते ये है कि आपका इस साल एग्जाम हो। आपका एग्जाम बच्चों, आपका एग्जाम मई से पहले नहीं होता, अप्रैल तक तो श्योर है बिल्कुल। ये बात कर रहा हूं मैं बीएससी नॉर्मल के लिए, लेकिन बीएससी बीएड का तो उनसे बाद होगा, बहुत लेट होगा उनका तो ये मान लो कि बीएससी बीएड वालों को तो मान लो जुलाई में कोई पॉसिबिलिटी है, लेकिन बीएससी नॉर्मल वो अप्रैल तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो चिंता मत करना बच्चों किसी भी बात को लेकर के। तो मैं बात कहने वाला हूं कि मैं तुम्हें प्रॉपरली नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा जैसे ये यूनिट खत्म होगी। हो सकता है मे बी मैं इसको पहले करवा दूं, तो वो चिंता मत करना, है ना। फोटो केमिस्ट्री जो मैंने करवाया था उनको, बीएससी नॉर्मल सेकंड ईयर वालों को, उसके भी नोट्स मुझसे बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इवन तुम्हें 5 ईयर्स ओल्ड भी दे दूंगा। बच्चे कहते हैं कि सर 5 ईयर्स ओल्ड तो हमें बुक में मिल जाता है, लेकिन वो सीरियल वाइज नहीं मिलता, क्रम वाइज नहीं मिलता, इर्रेगुलर फॉर्म में होता है। तो मैं तुम्हें उसके नोट्स बनाकर भी दूंगा अगर तुम साथ के साथ कंटिन्यू बने रहते हो। बच्चों टॉपिक सारे समझ में आ रहे हैं आपको। आज का टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, वर्क डन फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। बच्चों एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम तुम मुझे हाथों हाथ चैट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हो, या मुझे आप
जैसे मर्जी बता सकते हो। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही किसी भी बात को लेकर के, ओके, तो अपनी बात करने जा रहे हैं आज वर्क डन फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सिस्टम। बच्चों आपको पता है, वी नो दैट एडियाबैटिक को क्या बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी वाला बच्चों नोट कर लो, रुदोषमीय प्रक्रम के लिए यानी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय तंत्र के लिए, रुदोषमीय तंत्र के लिए कार्य की गणना करना। तो आपको पता है कि जो वर्क डन फॉर एडियाबैटिक कंडीशन होती है उसके लिए हीट एक्सचेंज क्या होता है बच्चों, हीट एक्सचेंज जो होता है वो क्या होता है, उष्मा का आदान प्रदान, यानी उष्मा का आदान प्रदान विद सराउंडिंग, यानी वातावरण के साथ उष्मा का आदान प्रदान। द एक्सचेंज ऑफ हीट विद सराउंडिंग इज जीरो, मतलब कोई भी हीट ऑफ एक्सचेंज नहीं होता, जीरो होता है। वी नो दैट, है ना। हमने एक बात और पढ़ी थी, आपको बताओ, अब हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं, इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला कौन सा होगा वो भी बताऊंगा बच्चों। आपको पता है कि वी नो दैट, हमने क्या पढ़ा था कि हमने आइसोथर्मल के केस में पढ़ा था कि P1 एंड V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ऐसा क्यों आया था। हाँ, ऐसे ही एडियाबैटिक के लिए एक इक्वेशन होती है जिसको क्या बोलते हैं अपने, जिसको अपने बोलते हैं पॉइजन इक्वेशन बोलते हैं फॉर आइडियाबैटिक। पॉइजन की इक्वेशन बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, पॉइजन की इक्वेशन। वो पॉइजन की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, P1 V1 की पावर गामा एंड इज इक्वल टू P2 एंड V2 की पावर गामा। ये P1 एंड V1 इज इक्वल टू P2 एंड V2 ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। ऐसे ही एडियाबैटिक के केस में पॉइजन की इक्वेशन होती है। अकॉर्डिंग टू पॉइजन इक्वेशन P1 एंड V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 एंड V2 की पावर गामा के इक्वल होती है। सर ये गामा क्या होता है, ये गामा क्या है बच्चों, ये गामा जब अपने Cp और Cv का रिलेशन पढ़ेंगे, जब आगे आएगा कि ये क्या होता है, द रेशो ऑफ Cp एंड Cv। ये ना Cp एंड Cv का रेशो होता है। Cp आपको पता है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड Cv का मतलब क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। Cp की बात करें तो हिंदी में बोलूं तो मोलर उष्माधारिता नियत दाब पर, मोलर उष्माधारिता नियत आयतन पर। इनका जब अनुपात निकालते, जब इनका रेशो निकालते तो उसको बोलते हैं गामा। गामा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अलग होती है, उसकी वैल्यू फिक्स है। ये जब, और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए भी इसकी वैल्यू फिक्स है बच्चों, और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के भी लिए इसकी वैल्यू फिक्स है। यह रेशो है, यह अनुपात है, इट इज रेशो ऑफ Cp एंड Cv, है ना। अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो जैसे हीलियम एक प्रकार का मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गन एक प्रकार का मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर इसके लिए गामा की वैल्यू करें तो गामा की वैल्यू क्या होती है, ये बाद में आएगा वैल्यू। Cp Cv क्या होता है, Cp Cv में समझाता हूं क्या होता है, लेकिन Cp Cv में रिलेशन, द रेशो ऑफ Cp Cv क्या होता है ये बाद में टॉपिक आएगा। तो इसके लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, 1.66। अगर मैं बात करूं डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए यानी द्विपरमाणविक अणु के लिए, अगर मैं गामा की वैल्यू निकालूं, जैसे O2 अणु होता है, O2 के लिए वैल्यू क्या होती है गामा की वैल्यू होती है 1.4, है ना। अगर मैं बात करूं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे ट्राई एटॉमिक में क्या आते हैं, O3 मॉलिक्यूल आता है, तो O3 के लिए गामा की वैल्यू क्या होगी, 1.33, है ना। इसके लिए 1.44 ये वैल्यू होती है। गामा पता लगे क्या होता है बच्चों, गामा P1 एंड V1 की पावर गामा एंड P2 इज द पावर गामा। ये इन द केस ऑफ एडियाबैटिक में होती है। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है इन द केस ऑफ एडियाबैटिक कि हीट एक्सचेंज इज जीरो एंड क्यू की वैल्यू, स्मॉल क्यू की वैल्यू जो जीरो होती है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, ओके। एंड P1 एंड V1 इज इक्वल टू P2 V2 इन द केस ऑफ आइसोथर्मल यानी समतापीय प्रक्रम में, ये बात पढ़ी थी हमने। ऐसे ही एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर एक पॉइजन इक्वेशन होती है जो क्या बोलता है कि P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा के इज इक्वल होता है। और गामा जो होता है एक प्रकार का रेशो होता है, द रेशो ऑफ Cp एंड Cv, है ना। ये हमने बात की थी बच्चों। आपको एक बात बता दूं कि यहां भी एक सिस्टम होता है, एडियाबैटिक के केस में भी एक सिस्टम होता है। अगर हम सिस्टम की स्टडी करें तो वही सिस्टम होगा, वही उसके अंदर क्या होगा, सिलेंडर होगा। अगर हम बनाए डायग्राम ड्रॉ करें
तो इस तरीके से यहां भी एक सिस्टम बनेगा और यहां भी इसमें भी एक पिस्टन लगा होगा, है ना। और ये एक बात है ना बच्चों, इसकी जो वॉल होगी ना वो इंसुलेटेड होगी फ्रॉम हीट, यानी उष्मा की कुचालक होगी, है ना, उष्मा की कुचालक होगी, यानी इंसुलेटर ऑफ हीट होगा सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ऐसे भी यहां भी होगा ये चीज, यहां भी पिस्टन की तरफ भी जो होगा वो भी कैसा होगा, वो होगा अपना एडियाबैटिक वॉल्स होंगी, यानी रुद्धोष्मीय दीवारें होंगी। रुद्धोष्मीय दीवारों का मतलब होता है जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। इसमें जो पी प्रेशर, एक बार जो इसमें गैस भर दी, एक बार जो इसमें गैस जो मॉलिक्यूल्स के जो है उसके कारण जो प्रेशर जनरेट होगा उसको बोलेंगे प्रेशर ऑफ गैस, यानी इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस, यानी आंतरिक दाब गैस के द्वारा लगाया गया आंतरिक दाब। और ये जो पिस्टन वाला जो है इसको, ये जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है उसको बोलेंगे पी एक्सटर्नल प्रेशर बोलेंगे। ये सारी बातें हमने बात स्टडी कर चुके हैं बच्चों। आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक सिस्टम की स्टडी की जाती है। वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, जैसे ये वाला जो है ग्राफ, ये वाला जो डायग्राम है, ये एक प्रकार का थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। यानी एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती है, उसके ऊपर पिस्टन लगा होता है। बस एडियाबैटिक के केस में ये किया हमने, सारी की सारी दो दीवारें जो उसकी वॉल्स है उसको इंसुलेट कर दिया फ्रॉम हीट, है ना, उष्मा की कुचालक बना दिया, उसको एडियाबैटिक बना दिया, यानी उष्मा का आदान प्रदान होगा। उस केस में प्रेशर ऑफ गैस जो होगा उसको पी गैस, उस केस में प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल होगा उसको बोलेंगे अपने, है ना। इस केस में भी गैस एक्सपेंड करेगी और कोई ना कोई वर्क डन होगा, क्योंकि गैस इस केस में भी वर्क डन करेगी, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, हीट ऑफ एक्सचेंज कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, टेम्परेचर चेंज बार बार चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब तुम्हें यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आगे बात करते हैं, तो इसका वर्क डन का फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है बच्चों। अगर हम फाइनलाइज फॉर्मूला निकालें तो वर्क डन का हमारे सामने जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है बच्चों। हमने सिंपल सी बात की कि हीट ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू 0, है ना, P1 एंड V1 की पावर गामा है बच्चों, गामा इज इक्वल टू P2 एंड V2 की पावर गामा के बराबर होगा। ये हमने दो बातें अभी तक डिस्कस की और उसकी कॉन्सेप्ट को देखा। जो बच्चों हमारा जो फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आएगा ना वो W इज इक्वल टू वर्क डन इन द केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन, यानी उत्क्रमणीय रुद्धोष्मीय प्रक्रम के लिए जो कार्य निकल के आएगा उसका फॉर्मूला जो लास्ट में हम निकालने वाले हैं, आज जो ड्राइव करने वाले हैं, वो फॉर्मूला क्या है, NR अपॉन में गामा, NR अपॉन में गामा -1 एंड NR T2 माइनस T1। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आने वाला है। इस फॉर्मूले को आज हम ड्राइव करने वाले हैं। वी नो दैट, आप जानते हो कि जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है। सबसे शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, हमारे पास जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है, द माइनस ऑफ V1 टू V2 लिमिट तक जो वॉल्यूम में चेंज आता है, P ऑफ एक्सटर्नल एंड dV, है ना, dV, ये हमारा जो होता है जनरलाइज फॉर्मूला होता है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, आपको पता है कि वी नो दैट जो PV की पावर गामा इज कांस्टेंट, PV की पावर गामा कांस्टेंट, PV की पावर क्या होती है वैल्यू, PV की पावर गामा इज कांस्टेंट। आपको पता है कि PV इज इक्वल टू NRT होता है ना। हमने ये बात उस केस में भी अपने आइसोथर्मल के केस में भी हमने कर चुके हैं, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक की कंडीशन में PV की पावर गामा होती है जो वो कांस्टेंट होती है ना। अगर PV की बात करें तो P में प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, लेकिन PV की पावर जो गामा है वो कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब मैं PV की पावर गामा मैं सम कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकता हूं K, मैं मानता हूं KS की वैल्यू जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मैं K मान सकता हूं। अगर मैं K की वैल्यू को निकालूं तो यहां पर जो P की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, P इज इक्वल टू K अपॉन V की पावर गामा। इसका मतलब तुम्हें यहां तक समझ में आया कि PV की पावर गामा जो होती है वो कांस्टेंट होती है। इन द केस ऑफ प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, लेकिन PV की पावर गामा जो वो कांस्टेंट है, नियत है। तो यहां तक बात सुनने, इस P की वैल्यू को मैं यहां पुटअप करने जा रहा हूं बच्चों इस तरीके से। तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन V1 टू V2, यानी वॉल्यूम में चेंज V1 से V2 की तरफ आ रहा है, और मैं P की वैल्यू रखूं तो K अपॉन V की पावर गामा एंड dV,
अच्छा है ना, समझ में आई बात। तो v की पावर का, अब यहां v की पावर गामा है ना, और k अपॉन v की पावर गामा। आपको पता है k कांस्टेंट होता है, तो k को मैं क्या करूंगा, बाहर निकाल लूंगा। कभी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, माइनस ऑफ k v1 टू v2 एंड v की पावर माइनस गामा। मैं इसको लिख लिया मैंने माइनस की फॉर्म में। आपको पता है कि 1 अपॉन v की पावर गामा को आप v की पावर माइनस गामा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड dv। अब अपने इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। आपको ये बात पता है कि आपको ये बात पता है कि x की पावर x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, क्या करूं, x की पावर x का मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या निकल के आता है, उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, x की पावर x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन, अगर मान लो मैं x की पावर n का इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन करूं, फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 एंड अपॉन में n प्लस 1। तो ये फॉर्मूला यहां मैं पुटअप करने जा रहा हूं कि w इज इक्वल टू माइनस ऑफ के। अब मैंने इंटीग्रेशन भी कर दिया। इंटीग्रेशन करने पर क्या निकल के आया, फाइनलाइज v की पावर माइनस गामा प्लस 1 बच्चों, मैंने ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, n प्लस 1 वाला। ओके, तो v की पावर माइनस गामा प्लस 1 एंड माइनस गामा प्लस 1, ये हमारा सॉल्व हो गया इंटीग्रेशन, एंड लिमिट्स इट्स v1 टू v2 है ना। अगर मैं बात करूं w इज इक्वल टू, तो हमारा क्या निकल के आई वैल्यू कि माइनस ऑफ के v2 की पावर, जो लिमिट लिख रहा हूं अपर लिमिट टू माइनस लोअर लिमिट। आपको पता है कि अपर में से लोअर लिमिट को माइनस करते होते हैं, v2 माइनस गामा प्लस 1 एंड माइनस v1 की पावर गामा माइनस गामा एंड प्लस 1 है ना। बच्चों एक बात और बता दूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, माइनस को मैंने यहां पर कॉमन ले लिया। माइनस को क्या किया मैंने, माइनस को जो मैंने कॉमन लिया बाहर, तो यहां माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो माइनस को कॉमन लेने पर यहां क्या हो गया, ये माइनस वाला सिंबल हट गया और मैं इसको यहां ले आया, ये यहां ले आया, ठीक है, इसके अपॉन में। तो यहां क्या रहे, गामा प्लस 1। बच्चों बात समझ में आई। मैंने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इस वाली इक्वेशन के केस में क्या किया, मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस क्या होगा, यहां प्लस हो गया, और यहां माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसका मतलब ये मैंने इस तरीके से इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो यहां आ गया k अपॉन गामा प्लस 1, और इसकी मैंने यहां लिमिट लगा दी, क्या लगा दी लिमिट मैंने, अपर लिमिट टू माइनस लोअर लिमिट। तो v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 एंड v1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा इसका डेरिवेशन, तो इस तरीके से अपनी बात करने जा रहे हैं। बच्चों बने रहो क्लास के अंदर, है ना। तो बात अपने कर रहे हैं, ये वाली बात कर रहे हैं। तो आगे अब क्या बात करें बच्चों, आगे आपको पता है कि w इज इक्वल टू k अपॉन गामा प्लस 1 एंड v2 की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v2 माइनस v1, v2 की पावर माइनस गामा प्लस 1 एंड v1 की पावर माइनस गामा प्लस 1। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो आपको बताया कि माइनस गामा प्लस 1 को मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, माइनस गामा पॉइंट v2 एंड मतलब मल्टीप्लाई में, और इसको मैं सॉल्व करूं, और आपको पता है कि v जो है, v का जो इंटीग्रेशन किया हमने, एंड मल्टीप्लाई में v1, इस तरीके से भी लिख सकता हूं मैं। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो क्या निकल के आता है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को, इसको एक्सप्रेशन को मैं k से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने पर क्या आया मेरे पास, k टाइम्स ऑफ v2 है ना, माइनस गामा फिर v2 मल्टीप्लाई में माइनस k v1 की पावर गामा मल्टीप्लाई में v1 अपॉन में क्या आ गया, गामा क्या आया बच्चों, अपॉन में गामा माइनस 1। बच्चों यहां पर गामा माइनस 1 हो गया था, मैंने गलती कर दी, यहां गामा माइनस 1 हो गया। जब मैंने यहां पर माइनस रखा तो यहां बाहर माइनस कॉमन लिया, तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये वैल्यू बाद में माइनस होगी। समझे बात को, इस तरीके से। तो यहां पर गामा क्या आ गया, गामा माइनस 1 आ गया, गामा माइनस 1। ओके, यहां तक बात समझ में आई बच्चों, गामा माइनस 1।
ये हमने यहां तक बात की। अब आगे बच्चों बात कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्या हम अब यह कह सकते हैं ना, क्या अब हम यहां कह सकते हैं ना कि P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा जो है वो कांस्टेंट है, K के बराबर है ना, K के बराबर है। बिल्कुल बोल सकते हैं ये बात, जल्दी बोलो, शाबाश, हाँ बोलो बोलो, शाबाश, K के बराबर है। इसका मतलब अब हम यहां क्या कर सकते हैं कि K की वैल्यू रख सकते हैं इन द केस ऑफ P2 V2 इन द केस ऑफ K। जो यहां पर K है कि अगर मैं इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहां रखूं और ये वाली V1 के केस में P1 V1 की वैल्यू यहां रखूं कि पावर गामा, तो क्या आंसर निकल के आता है? मैं K की वैल्यू इसमें पुटअप करने जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू P1 V1 अकॉर्डिंग टू P2 V2। तो K की वैल्यू पुटअप करने पर उन द इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूं बच्चों। मैंने किसी को इक्वेशन नंबर नहीं दिया, इक्वेशन नंबर देना आपकी मर्जी होती है, ये कोई हमारा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता बच्चों, है ना। तो मैं वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं, तो वैल्यू क्या निकल के आती है? P2 V2 की पावर गामा, फिर वही ये वैल्यू मैंने रखी K की, है ना, ये वैल्यू मैंने किससे रखी? K की, एंड V2 की पावर माइनस गामा, फिर मल्टीप्लाई में V2 माइनस P1 एंड V1 की पावर गामा, फिर V1 की पावर माइनस गामा एंड V मल्टीप्लाई में V1। इस तरीके से हमने बात की। आपको पता है कि ये जो वैल्यू है कटअप हो जाएगी V2 की पावर पॉजिटिव में गामा, V2 की पावर माइनस में गामा। इसको अपने क्या कर देंगे बच्चों? अपने इसको कट कर देंगे। उसी तरीके से V1 की पावर गामा और V1 की पावर माइनस गामा को कट कर देंगे। तो फाइनलाइज क्या निकल के आता है? P2 V2 माइनस P1 एंड V1 अपॉन में गामा माइनस 1, ये हमारे पास निकल के आता है ना। ये हमारे पास वर्क डन निकल के आता है, एक तो फॉर्मूला ये निकल के आता है। बच्चों आपको ये बात पता है कि PV इज इक्वल टू NRT होता है। अगर P2 V2 है, अगर P1 एंड V1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? NRT1। टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है ना बच्चों, टेम्परेचर T1 हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं P2 एंड V2, तब क्या होगा? NRT2, है ना। तो इसका मतलब मैं यहां पर NRT1 NRT2 की वैल्यू रख सकता हूं। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? NR कॉमन आ रहा है, तो NR को मैं कॉमन ले लूंगा। अगर मैं इसको वैल्यू को पुटअप करूं इस फॉर्मूले के अंदर, तो मैं NR कॉमन लेकर के क्या वैल्यू रख सकता हूं? T2 माइनस T1। इस वैल्यू में यहां पुटअप कर रहा हूं मैं P2 V2 माइनस P1 V1 के केस में। मुझे पता है कि ये NRT T1 है और ये NRT T2 है और ये NRT T1 है। तो NR कॉमन आ गया, T2 माइनस T1 आ गया, अपॉन में गामा माइनस 1, है ना, गामा माइनस 1 की वैल्यू आ गई। तो ये एक प्रकार का हमारे पास फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया। दिस इज वर्क डन फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल सिस्टम। दिस इज वर्क डन फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल सिस्टम। बच्चों बात समझ में आई आपको? उत्क्रमणीय प्रक्रम, रुदोषमीय उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए कार्य की गणना हमने कर ली। ओके बच्चों, बात समझ में आई? तो आपको बेसिकली 3 फॉर्मूले लास्ट में लिख करके आने हैं, उसको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। फॉर्मूला क्या है कि वर्क डन रिवर्सिबल, ये लगा देना बच्चों जहां मैंने लगाया एडियाबैटिक के केस में, एडियाबैटिक के केस में P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन में गामा माइनस 1। एक तो फॉर्मूला ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड W रिवर्सिबल एडियाबैटिक की कंडीशन में NR T2 माइनस T1 अपॉन में गामा माइनस 1। एक फॉर्मूला आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये हमने इन द केस ऑफ रिवर्सिबल, इन द केस ऑफ एडियाबैटिक यानी रुदोषमीय के केस में हमने ये चीजें स्टडी कर ली, है ना। रुदोषमीय प्रक्रम के लिए ये वैल्यू हमने निकाल ली। बच्चों बात आती है कि सर उसके लिए बताओ क्या वैल्यू आएगी, किसके लिए? फॉर इरिवर्सिबल। अगर हम फॉर इरिवर्सिबल की बात करें तो आपको ये बात पता है, इरिवर्सिबल के बारे में बात करें तो वहां पर प्रेशर क्या हो जाता है बच्चों? कांस्टेंट हो जाता है। ये मैंने आइसोथर्मल के केस में भी आपको बताया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये वही बात हो जाएगी, W रिवर्स इरिवर्सिबल
इरिवर्सिबल के केस में, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस में क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क डन, वही फॉर्मूला निकल के आएगा। ये पहले भी मैं आइसोथर्मल के भी केस में करा चुका हूं, जहां प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। मैंने 5 किलो का बाट रख दिया, फटाफट 5 केजी का बाट रख दिया, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा अगर मैं जनरलाइज फॉर्मूले में पुटअप करूं। ये आपने पुटअप करना है, उसको लिख करके आना। जैसे मैंने आइसोथर्मल के केस में इरिवर्सिबल अनउत्क्रमणीय के लिए निकाला था ना, सेम फॉर्मूला एडियाबैटिक के केस में भी आएगा, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये हमारे पास फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आता है बच्चों इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल। कैसे निकला आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने ये चीजें मैंने बार बार करवा दी हैं, अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो उस केस में वर्क डन क्या आता है, जो ना आइसोबारिक के केस में आता है, जो समदाबीय प्रक्रम में आता है, वही इस केस में आएगा। अगर समदाबीय में कुछ निकालना आता है, आइसोबारिक के केस में निकालना आता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो बच्चों। ये हमारा कंप्लीट हुआ वर्क डन फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। बच्चों आपको बात समझ में आई, हल्का फुल्का थोड़ा सा डेरिवेशन थोड़ा सा बोरिंग सा लगेगा आपको बच्चों, कोई बात नहीं, एग्जाम में आता होता क्वेश्चन। मैंने सारे वर्क डन बच्चों आपको कंप्लीट करवा दिए, सभी प्रकार के सिस्टम के लिए मैंने कार्य की गणना करवा दी। बच्चों कोई डाउट हो तो बताओ, शाबाश, जल्दी। बच्चों को डाउट हो तो मुझे बताना, बी फ्रैंकली बताना। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपको एक एक नोट्स दिए जाएंगे, आपको सारे नोट्स मिलेंगे, चिंता मत करना किसी बात को लेकर के। आपका मन करे तो नोट्स बनाओ, मन करे तो ना बनाओ, सीधी सी बात है, मैंने आप पे बात छोड़ दी है। लेकिन बनाओगे तो आपको हाथों हाथ याद रहेगा, आपका ही फायदा है, आपका ही बेनिफिट। सारे नोट्स दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री के, जितने मर्जी टाइप्स के नंबर से नोट्स ले लेना। एनीवन तुम्हारा मन हो ना कि सर कोई अच्छी बुक बता दो, एस चांद की सीबीएच की बुक मैं अच्छी नहीं मानता, बच्चे मानते हैं तो पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए सबसे बेस्ट बुक है एस चांद पब्लिकेशन की जो बुक आती है, जो सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक्स पढ़ते हैं, डीयू की बुक्स पढ़ते हैं तो अच्छी बुक है, पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक्स पढ़ते हैं तो भी अच्छी है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, सिलेबस तो सेम रहता है बच्चों, हमें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, हमें बुक्स मैटर नहीं करती हैं। रेफरेंस बुक्स हमेशा पढ़िए, सीबीएच की बुक इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा वहां मैटर ज्यादा दे रखा है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको अच्छी बुक्स पढ़नी है तो रेफरेंस बुक्स पढ़िए आप, तो आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें क्लियर होंगी। अगर क्रैमिंग करनी है तो फिर आप सीबीएच बुक आराम से आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, क्लास का मैं एंड करता हूं। एनीवन डाउट तो मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। नोट्स आपको मिलेंगे, पहले मैं बता रहा हूं, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चे, है ना। तो बाय बच्चों, थैंक यू। ओके, क्लास का एंड करने जा रहा हूं मैं।